माननीय मंत्री महोदय, सहकारिता विभाग, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी रजनीश जी, मंच पर उपस्थित बिहार स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के एमडी गगन जी, पांडे जॉइंट रजिस्ट्रार, इस हॉल में उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण और विभाग के सभी पदाधिकारीगण, पुनः मैं यहाँ पे उपस्थित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण का हार्दिक स्वागत करता हूँ सहकारिता विभाग की तरफ से। जैसा कि आप सभी लोग को बताया गया है, आज सहकारिता विभाग की जो उपलब्धियाँ हैं उसके बारे में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी जाएगी। फोल्डर उपलब्ध कराया गया, फोल्डर में प्रतिवेदन कुछ ब्रीफ हम लोग दिए हुए हैं। जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसके बारे में कह करके हम आपको अवगत कराएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सहकारिता विभाग मुख्य रूप से सहकारी समितियों के लिए काम करता है। सहकारी समितियां जो कि बिहार सहकारी अधिनियम 1935 और 1996 जो अधिनियम है उसके तहत गठित की जाती हैं और उनका रेगुलेशन किया जाता है। सहकारी समितियां जो होती हैं किसी भी उद्देश्य से गठित की जा सकती हैं, कोई भी इसके सदस्य हो सकते हैं। बहुत ही लिबरल इसका स्ट्रक्चर दिया गया है और आज के दिन कोई भी गतिविधि सहकारी समितियों के माध्यम से हो सकता है। किसी भी तरह का व्यवसाय सहकारी समितियों के माध्यम से हो सकता है और उसमें जो मेंबर की संख्या है वो अनलिमिटेड हो सकती है। मुख्य रूप से जो हम लोग काम कर रहे हैं अभी बिहार में, उसमें कुछ महत्वपूर्ण सहकारी समितियां उसके बारे में हम बताएंगे। जैसे पैक्स जो है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जो है, बिहार में पंचायत स्तर तक को टर्मिनस कर दिया गया है। मतलब प्रत्येक पंचायत में एक पैक्स का गठन पूर्व से ही अधिनियम के माध्यम से कर दिया गया है। इसके अलावा मत्स्यजीवी सहकारी समितियां होती हैं जो अधिनियम के माध्यम से ही प्रखंड स्तर तक गठित है। मतलब प्रत्येक प्रखंड में एक मत्स्यजीवी सहकारी समिति होगी। सब्जी उत्पादन के लिए मुख्य रूप से हम लोग प्राइमरी वेजिटेबल कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया है जो कि प्रखंड स्तर की समिति है, तो प्रखंड स्तर पे कार्य करेगी। तो ये सब सहकारी समितियां एक उनका ज्योग्राफिकल एरिया जिसमें काम करती हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा, डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग का जो कॉम्फेड मिल्क फेडरेशन है उनके द्वारा प्रत्येक गांव में एक सहकारी समिति का गठन किया जा रहा है। सहकारी अधिनियम के तहत निबंधक की जो शक्तियां हैं वो एमडी कॉम्फेड को पहले से प्रत्यारोपित की गई हैं, उनको दी गई हैं और अन्य सपोर्ट कॉम्फेड को दिए जा रहे हैं। आपको पता होगा कि 7 निश्चय 3 के तहत सरकार ने निर्णय लिया कि प्रत्येक गांव में डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन होगा। इसके तहत कॉम्फेड के द्वारा काम किया जा रहा है। जस्ट हम जानकारी देना चाहते हैं कि ये भी सहकारी समिति है। तो इस तरह से आज कुल सहकारी समितियों की संख्या बिहार में लगभग 28,000 है। निकट भविष्य में ये संख्या बढ़कर के बहुत ऊपर जाएगी, क्योंकि जो मुझे जानकारी है कम से कम 40,000 सोसाइटी तो कॉम्फेड की ही होगी, जो मिल्क प्राइमरी मिल्क सोसाइटी जो होगी। और इसके अलावा विभिन्न उद्देश्यों से भी समितियों के गठन किए जा रहे हैं। शहद के उत्पादन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए भी काम सरकार की प्राथमिकता में है। आज के डेट में 144 प्राइमरी शहद उत्पादक समितियां हैं जो कि प्रखंड स्तर पे हैं। सभी प्रखंडों में उसको गठन करने का निर्णय है, इस पे काम सरकार करेगी। इसके अलावा मखाना उत्पादक समितियां भी प्रखंड स्तर पे गठित हो रही हैं। करीब 44-45 समितियों का गठन हुआ है और करीब 12-13 जिले हैं जहाँ पे मखाना का उत्पादन होता है। तो उन प्रखंडों में भी मखाना उत्पादक समितियों का गठन होना है। सरकार का उद्देश्य है कि जो भी जितने तरह के रोजगार के अवसर हो सकते हैं रूरल इकोनॉमी में, हम लोग सहकारी समितियों के माध्यम से सहकारिता विभाग हर संभव प्रयास करे और रोजगार सृजन में बिहार के विकास में हम लोग अपना योगदान दे सकें। इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस तरह से समितियों के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ अन्य समितियां भी होगी जिसमें हम लोग काम करेंगे। तो पहला तो ये हो गया समितियों के बारे में। दूसरा, सहकारिता विभाग का एक महत्वपूर्ण अंग है सहकारी बैंक। सहकारी बैंकों में भी क्रेडिट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सहकारी बैंकों में जो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन का कार्य है ये प्राथमिकता में है। 2 जिले छपरा और दरभंगा में चूंकि बैंक पहले थे लिक्विडेट हो गए थे, तो बैंक के गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। समितियों का निबंधन करा दिया गया बैंक के लिए, जो समिति आगे चल के बैंक में कन्वर्ट होती है और बाकी नाबार्ड से और आरबीआई से लाइसेंस लेने की प्रक्रिया चल रही है।
सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए एक सरकार का बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिसमें सहकारिता में सहकार हम कहते हैं उसको। इसके तहत सहकारी बैंकों का लेन देन सहकारी समितियों के साथ आपस में बढ़ाने का प्रयास सरकार कर रही है। इसमें महत्वपूर्ण समिति जो है पैक्स के अलावा डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, दुग्ध समितियां जो है, तो दुग्ध समितियों की संख्या बहुत बड़ी है, रोजगार इनके डेली के बहुत ज्यादा है। उस हिसाब से कोऑपरेटिव बैंकों का ये प्रयास है कि इन समितियों के खाते कोऑपरेटिव बैंक में खोल करके उनके साथ लेन देन को बढ़ावा दिया जाए। आपको हम जानकारी देना चाहेंगे माननीय मंत्री महोदय द्वारा और डेयरी मत्स्य पशु संसाधन विभाग के माननीय मंत्री महोदय द्वारा कल कोऑपरेटिव बैंक और कॉम्फेड के बीच एक एमओयू का सिग्नेचर होगा। उसमें माननीय मंत्री महोदय लोग की अध्यक्षता में ये होगी। तो ये काम प्राथमिकता में है। लक्ष्य यही है कि हर तरह से कोऑपरेटिव बैंकों की गतिविधियों को बढ़ाया जाए। सरकार के स्तर से भी कोऑपरेटिव बैंकों के क्रेडिट को बढ़ाने के लिए कई तरह के सपोर्ट दिए जा रहे हैं। जो बैंक जहां पर वीक हो रहे हैं उसको भी हम लोग वित्तीय सहायता देकर के उसकी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। भेजफेड का नाम मैंने लिया। भेजफेड जो कि पिछले वित्तीय वर्ष में यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक प्रखंड में सब्जी सहकारी समिति का गठन होगा। इस वित्तीय वर्ष में आज के डेट में सभी प्रखंडों में पीवीसीएस सब्जी सहकारी समिति का गठन हो गया है और प्रमंडल स्तर पे यूनियन का गठन हो चुका है। कुल 8 यूनियन गठित है, 1 यूनियन का गठन अभी होना है और स्टेट लेवल का फेडरेशन जो भेजफेड है पहले से गठित है। तो ये भी हम लोग की प्राथमिकता में है। आज कुल 114 प्रखंडों में हम लोग पीवीसीएस को आधारभूत संरचना के लिए राशि दे चुके हैं। काम उन पर तेजी से चल रहा है। मुख्य रूप से इनको हम लोग उत्पादन में सपोर्ट कर रहे हैं। उत्पादन के बाद जो मार्केटिंग की व्यवस्था होती है प्रखंड से लेकर के जिला और राज्य स्तर तक करने की व्यवस्था कर रहे हैं। कोल्ड चेन की भी व्यवस्था हो रही है और राज्य के बाहर भी सब्जी को भेजने के लिए बेचने की व्यवस्था करने का काम हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ और फेडरेशन फ्यूचर में गठित करने वाले हैं, जैसे कि बिस्कुमान आपको पता है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई। तो ये बिहार और झारखंड दोनों में काम कर रही है। तो हम लोग के कंट्रोल से अब वो केंद्रीय कंट्रोल में, केंद्रीय निबंधक के कंट्रोल में चली गई है। तो इसको देखते हुए राज्य का एक मार्केटिंग का फेडरेशन गठन करने की आवश्यकता महसूस हुई। सरकार ने इस पर निर्णय लिया है और मार्केटिंग फेडरेशन के गठन की प्रक्रिया चल रही है। कुल करीब 5-6 प्रमंडलों में मार्केटिंग यूनियन का गठन हो चुका है। बाकी प्रमंडलों में करके अब मार्केटिंग फेडरेशन का हम लोग गठन करेंगे। दूसरा कि फिशरी सोसाइटी जो प्राथमिक सोसाइटी है प्रखंड स्तर पे जो मैंने बताया, इनका फिर प्रमंडल स्तर पे एक यूनियन बनेगा जिसको सेंट्रल सोसाइटी कहते हैं। उसके बाद राज्य स्तर पे एक फिश फेडरेशन का गठन होना है। तो इस पर भी फिशरी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के हम लोग बायलॉज को शेयर करके उनका मंतव्य लेकर के आगे की कार्रवाई करेंगे। इस पे काम चल रहा है और कुछ अन्य सेक्टर में भी हम लोग फेडरेशन के गठन करने की कार्रवाई करेंगे। तो मुख्य रूप से ये है जो कि सोसाइटी के स्ट्रक्चर और फेडरेशन के स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बताया। इसके अलावा विभाग की जो योजनाएं चल रही हैं, मुख्य रूप से हम लोग की जो प्राथमिकता है उसको कुछ बताएंगे। हमें धान अधिप्राप्ति है। धान अधिप्राप्ति 28 फरवरी तक किसानों से होना है। हर तरह के प्रयास इसमें किए गए और इसका मिलिंग जो होना है जून के एंड तक होना है। उपलब्धि का प्रतिवेदन आपको दिया गया है। फसल सहायता योजना जो है उसके तहत किसानों से आवेदन लिए जा रहे हैं। रबी में अभी आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। पिछले क्रॉप्स के जो आवेदन आए हैं उसके सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। पैक्सों में आधारभूत संरचना के लिए हम लोग गोदाम का निर्माण कराते हैं। इस वित्तीय वर्ष में करीब 180 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई थी। 275 समितियों में गोदाम निर्माण की योजना प्रक्रियाधीन है। तो बिहार एक ऐसा राज्य है जो कि अपने निधि से पैक्सों में गोदाम निर्माण की योजना बहुत पहले स्वीकृत किया था और आज की तिथि में करीब 17 लाख MT कैपेसिटी का निर्माण गोदाम का पैक्सों के तहत हो गया है। इसके अलावा भारत सरकार की प्राथमिकता है जो कि समितियों को हम लोग को देना है। इसमें से महत्वपूर्ण एक प्राथमिकता है कि सभी पैक्सों को मल्टी सर्विस सेंटर के रूप में डेवलप किया जाए। मल्टी सर्विस सेंटर करने का मतलब कि केवल पैक्स क्रेडिट का काम ना करके बाकी हर तरह की गतिविधि करेगा। इसमें करीब 25 से 30 तरह की गतिविधियां हैं, उससे भी ज्यादा हैं जो कि पैक्सों में किए गए हैं। इसके तहत पैक्सों के बायलॉज को
संशोधित करके उनको मल्टी सर्विस एक्टिविटी करने के लिए प्राधिकृत किया गया। और आज के डेट में जो महत्वपूर्ण काम पैक्सों के माध्यम से हो रहे हैं, पहले से जो ट्रेडिशनल काम थे उसके अलावा, उसमें मैं बताना चाहूँगा कि पहले पैक्सों को कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है। करीब 4477 पैक्सों का कंप्यूटरीकरण हो गया है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि उसमें से बहुत सारे पैक्स, करीब 4420 पैक्स आज के डेट में फुल्ली अपना जो व्यवसाय रोजगार है कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन कर रहे हैं। इसके अलावा पैक्सों में कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किया गया है। आज के डेट में करीब 5400 पैक्स कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में काम कर रहे हैं। जो कॉमन सर्विस सेंटर सुविधा केंद्र होता था, जिसको हम लोग वसुधा सुविधा इत्यादि कहते थे, गांव में पंचायत स्तर पे एक होता था, तो उसके पैरेलल आज पैक्सों में भी सुविधा केंद्र, वसुधा केंद्र के रूप में काम करने के लिए हम लोग चालू कर दिए हैं। आम जन किसी भी सेवा की सहूलियत के लिए इन पैक्सों में जाकर के नॉमिनल जो सरकार का फीस निर्धारित है वो दे करके जो भी सर्विसेज ऑनलाइन है वो अपना घर पे ही अवेल करा सकते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइजर का व्यवसाय पैक्सों के द्वारा किया जा रहा है। महत्वपूर्ण प्राथमिकता है कि सभी पैक्सों को हम लोग फर्टिलाइजर का लाइसेंस दिलवाएं। कृषि विभाग से समन्वय करके पैक्सों को पहले 15 दिन की ट्रेनिंग दी जा रही है, फिर उनको लाइसेंस उपलब्ध कराए जा रहे हैं और फिर फर्टिलाइजर का अलॉटमेंट हो रहा है। तो ये भी प्राथमिकता में है। किसान समृद्धि केंद्र के रूप में पैक्सों को कन्वर्ट किया जा रहा है, जिसमें कि फर्टिलाइजर के अलावा सॉइल टेस्टिंग किट रहेगा, वहाँ पे बीमारियों के बारे में जानकारी रहेगी, और बाकी जो कृषि से संबंधित जानकारियां होती हैं वो भी वहाँ पे दिए जाए। जन औषधि केंद्र के रूप में पैक्सों को स्थापित किया जा रहा है। कुछ पैक्स इसमें अभी तक काम चालू कर चुके हैं। तो इस तरह से बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि पैक्सों के माध्यम से हम लोग दे रहे हैं। बाकी डिटेल रिपोर्ट आपके पास है और मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि कुछ महत्वपूर्ण बातें विभाग के बारे में प्राथमिकता आपको बताएंगे और उसके बाद माननीय मंत्री महोदय के संबोधन के बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। आपको मौका दिया जाएगा, अपनी बातों को आप लोग विभाग से जान सकते हैं। तो मैं पहले अपने भारत सरकार के सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने देश भर में सहकारिता के क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने कभी गुजरात को सहकारिता के क्षेत्र में उन्होंने आगे किया है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाला समय में भारत में भी सहकारिता के क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे। उसी क्रम में बिहार में भी सहकारिता का बहुत सारे संभावनाएं दिख रही है और हमारे विभाग के सारे पदाधिकारी, सारे अधिकारी, सब लोग मिल करके इस काम में हम लोग लगे हैं। अभी हमारे सचिव महोदय ने कहा कि अभी मुख्य रूप से धान अधिप्राप्ति का सीजन चल रहा था, उसमें हम सब लोगों ने करीब मैं 22-23 जिलों में जा करके धान अधिप्राप्ति की समीक्षा की है, सब लोगों से जानकारी ली है कैसे कैसे चल रहा है। और आप सब लोग की जानकारी के लिए कि धान अधिप्राप्ति में अभी हम लोग करीब 79% हम किसानों से धान अधिप्राप्ति किए हैं और करीब 64 करोड़ रुपये किसानों के खाते में हम लोगों ने उनको दिया है। और जो 36 लाख कीमती था धान अधिप्राप्ति में, उस क्रम में हम लोग 6879 समिति के माध्यम से 4,88,000 किसानों से 29,022 लाख मैट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की है। तो कुछ लक्ष्य का 79% हमने धान की अधिप्राप्ति की है। उसी तरह से अभी हम लोग अहमदाबाद गए थे, तो उसमें माननीय अमित शाह जी का कहना था कि 50-50 लोगों की टीम हम लोग गुजरात में जाकर के जो सहकारिता विभाग से जितने भी सेंटर चल रहे हैं वो सब जगह जाकर के हम लोग भ्रमण करेंगे, उसको देखेंगे कि वहाँ किस तरह से सहकारिता के माध्यम से लोगों को रोजगार मिल रहा है और फिर हम लोग आकर के बिहार में भी उस काम को हम लोग करना चाहेंगे। उसी तरह से रोजगार के क्षेत्र में और खास करके यहाँ वो गोदाम जो हम लोग कहते हैं धान अधिप्राप्ति करने के बाद जो हम लोग यहाँ रखते हैं, तो वो करीब हम लोग तो बिहार राज्य भंडार निगम का 53 भंडार गृह है यहाँ पर, जिसकी भंडारण क्षमता करीब
7.77 लाख मैट्रिक टन है। तो हम लोग भंडारण के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं और 3 राष्ट्रीय सहकारिता समितियां बनी है। एक तो है भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और एक नेशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। इसमें भी बड़ी संख्या में बिहार से लोग सदस्य बन रहे हैं, क्योंकि यह राष्ट्रीय स्तर पर समिति है, इसमें लोग बन रहे हैं। तो आगे हम लोग कई ऐसे, जैसे हमारे सचिव ने कहा कि कोई भी समिति हम लोग जहां संभावना होगी समिति हम लोग बनाने का हम लोग देख रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए कि एक और मैंने अहमदाबाद बैठक में भी मैंने कहा था कि बिहार में कोऑपरेटिव खेती की भी बड़ी संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर अब किसान के पास कोई बहुत ज़्यादा ज़मीन अब किसी के पास बचा नहीं। पहले था किसी के पास 100 एकड़, 150 एकड़, 200 एकड़ ज़मीन, अब ज़मीन का भी छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं। तो हम लोग कोऑपरेटिव खेती की भी संभावना को तलाश रहे हैं। और उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि गया तिलकुट का बहुत बड़ा वहाँ उद्योग है, छोटा छोटा घरेलू उद्योग है और बड़ी मात्रा में तिल की खपत है। लेकिन सारे तिल बिहार से बाहर से आते हैं, मध्य प्रदेश से आता है, आंध्र प्रदेश से आता है, बंगाल से आता है, लेकिन बिहार में हम तिल का उत्पादन नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग संभावना देख रहे हैं कि क्या गया का जो मगध का रेंज है, हम सभी किसानों से बातचीत करके कोऑपरेटिव के माध्यम से हम तिल का उत्पादन कर सकते हैं क्या। आज जैसे आपका वैशाली में टोमेटो का वहाँ लगा है, आज मुझे पता चला है कि अभी हमारे जो भेजपेट के लोग हैं वो 10 टन आज जो टमाटर वहाँ सप्लाई कर रहे हैं, आज से शुरू किए हैं वो। तो हम संभावना देख रहे हैं कि वैशाली के आसपास का जो रेंज है वहाँ क्या हम टमाटर की खेती कोऑपरेटिव के माध्यम से कर सकते हैं। और एक बिहार में जीविका दीदी का बहुत अच्छा ही नेटवर्क है। तो हमारे सहकारिता में बकरी का भी एक सोसाइटी है और वो भी करीब करीब हर प्रखंड में बन चुका है, कुछ ही बचा होगा। तो जीविका दीदी के माध्यम से हम बकरी पालन का हाँ एक कर सकते हैं, इसमें हम लोग लग सकते हैं। तो बकरी पालन का भी एक बहुत बड़ी संभावना है। तो कई ऐसे क्षेत्र में मैं देख रहा हूं कि बिहार में सहकारिता के माध्यम से रोजगार की संभावनाएं हैं और सहकारिता ही लोगों को रोजगार दे सकता है। और जो हम लोग कभी कभी कहते हैं कि रोजगार कहाँ से आएगा, तो रोजगार सहकारिता के माध्यम से ही आएगा। तो मैं पुनः एक बार अमित शाह जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने खास करके बिहार पर कुछ जैसे जहां कमजोर है उस पर विशेष वो ध्यान रखे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि मई जून में क्या हम लोग यहाँ से 50-60 लोगों की एक टोली जो अच्छे पैक्स में काम कर रहे हैं, भेजफेड में अच्छा काम कर रहे हैं, शहद में अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे तो शहद की भी एक अच्छी संभावना है। मुझे नहीं पता था, मैं तो मध्य बिहार के रहने वाला, मुझे लगता था कि उत्तर बिहार में ही शहद का ज़्यादा स्कोप है। लेकिन मुझे अभी गया से हमारे आए थे शहद उत्पादक, हमारे समिति से जुड़े हैं, उन्होंने कहा कि हम 50 लाख से शुरू किए थे, आज हमारे पास 4 करोड़ का टर्नओवर शहद में है। और नीम से शहद निकाल रहे हैं, सहजन से शहद निकाल रहे हैं। जिस सहजन को हम लोग यहाँ समझते हैं कि सिर्फ एक सब्जी के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं, लेकिन इसका बहुत ही बड़ा गुणकारी चीज़ है, इसमें बहुत पौष्टिक चीज़ है। तो हम प्रयास करेंगे कि किसानों से और खास करके एनएच के बगल में जहाँ नीम का वृक्ष लगे और उससे लोग शहद निकालें, तो कई संभावनाएं यहाँ दिख रही है। हम सब लोग मिल करके, और मैं अपने विभाग के सारे अधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस काम में वो सब लोग लगे हैं। और आने वाला समय में बिहार भी अन्य राज्यों की तुलना में कहीं ना कहीं बिहार का भी स्थान होगा, ऐसा मुझे संभावना दिख रही है। एक बार पुनः आप सब लोग को धन्यवाद।